वेलकम एवरीबॉडी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइकलिस मेंटन कॉन्सेप्ट की कि ये एक्चुअल में है क्या। थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको लास्ट लेसन में भी दिया था, लेकिन हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, लास्ट लेसन में मैंने आपको इस प्लॉट के बारे में थोड़ा सा आइडिया बताया था कि क्या होता है कि हम लोग सबस्ट्रेट का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, लेकिन ये एक लेवल तक बढ़ता है। एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है जिसको अटेन करने के बाद आपके सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो जो हमारा जहां तक हमारा सैचुरेशन पॉइंट आता है उसको हम लोग कहते हैं वी मैक्स। वी मैक्स यानी कि मैक्सिमल वेलोसिटी। ठीक है, वी मैक्स इज द मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ से डिनोट कर लेते हैं वी मैक्स क्या है। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। कि इसके बाद आपकी रिएक्शन, इससे फास्ट आपकी रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसी वी मैक्स का जब हमने हाफ किया, इसी वी मैक्स का हमने हाफ किया तो हमने उसे क्या बोल दिया, वी मैक्स अपॉन हाफ, यानी कि हमने वेलोसिटी को हाफ कर दिया। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, हाफ ऑफ मैक्सिमल वेलोसिटी के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम कहते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं km से। अगर मैं km को डिफाइन करना चाहूं तो ये हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी प्रोड्यूस होती है, हाफ ऑफ द मैक्सिमल वेलोसिटी, यानी कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट हाफ यूज हो जाती है। ठीक है, तो km हमारा क्या है, थर्ड है हमारा यहाँ पे km। और km को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हमारा हाफ वी मैक्स आता है ना, वहीं पे हमें km मिलता है। तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे km इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन टू, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। km हमारा वो पॉइंट है जहां पे सबस्ट्रेट का km इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है टू प्रोड्यूस, जो हम लोग यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें हम लोग क्यों डिस्कस करें, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन बनी है। और ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये बताती है हमें एंजाइम का काइनेटिक, मतलब किस तरीके से आपका एंजाइम काम कर रहा है। ये हेल्प करेगा हमें समझने में कि किस एंजाइम का क्या रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इस माइकलिस मेंटन इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि किस तरीके से हमारा रिएक्शन काम कर रहा है। और एक एंजाइम का रिएक्शन सबस्ट्रेट के चेंज होने से, वैसे तो हमारी स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, बट ऑफ कोर्स द रिएक्शन रिलेटिवली वेरीज विद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कि अलग अलग सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कैसे करता है, क्यों करता है, उस चीज को समझने में माइकलिस मेंटन कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये हमें क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स, it describe, help or describe that how the reaction relatively varies with substrate concentration। ठीक है, इसको देने वाले हमारे दो साइंटिस्ट थे, माइकलिस और मेंटन। उन दोनों ने कंबाइन होकर एक इक्वेशन बनाई, इसको हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन हमारी क्या है, दिस इक्वेशन इज V नोड इज इक्वल टू V मैक्स इनटू में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट प्लस में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। अब आप कहोगे V मैक्स का हमें पता है, S इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Km हमारा कांस्टेंट हो गया और S हमारा अगेन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। बट V नोड क्या है, V नोड इज द इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है कि स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे वेलोसिटी क्या था। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वी नोट की वैल्यू। समटाइम ये इक्वेशन आपसे पूछ ली जाती है और समटाइम इसके रिगार्डिंग आपसे न्यूमेरिकल भी दे दी जाते हैं कि आपको कैलकुलेट करना होता है कि केएम की वैल्यू, केएम तो हमारा कांस्टेंट है, वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज हुआ, उस हिसाब से आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारा क्या बताता है कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसी प्लॉट को ना एक अलग तरीके से हमने एक अलग फॉर्म दे दिया, उस फॉर्म को हम कहते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, हालांकि हमारा जो माइकेलिक मेंटेन कॉन्सेप्ट है ये हमें अच्छे से डिपिक्ट करता था एंजाइम की काइनेटिक को कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा वैरी करता है, पर उसको अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक और प्लॉट दिया और इस प्लॉट को हम लोग कहते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ये हम समझेंगे इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट क्यों कहा जाता है। ये प्लॉट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन सीएसआईआर के अंदर तो इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। क्यों कहा जाता है देखिए समझते हैं। इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमने जो प्लॉट बनाया था माइकेलिस मेंटन कॉन्सेप्ट इसका ही बेस है, उसके बिहाफ पर ही हमने ये प्लॉट बनाया। बट इसमें हमने क्या कर दिया, जो हमारा माइकेलिस मेंटन का जो प्लॉट है ना, आपको दिख रहा है किसके बीच में, ये हमारी वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये प्लॉट है ना। लेकिन जब हमने ये प्लॉट बनाया, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट बनाया, तो इसमें हमने जो प्लॉट बनाया है ये हमने वेलोसिटी का रेसिप्रोकल ले लिया और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, है ना। तो दो चीजों का हमने रेसिप्रोकल वैल्यू ले लिया, इसलिए हम कहते हैं इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, है ना। चीजें हमें वही दिखाएगा ये, लेकिन यहां से अच्छे से हमें पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे एंजाइम्स हैं जिनकी काइनेटिक्स हम लोग माइकेलिक मेंटन इक्वेशन से कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम लोग वहां पे डबल रेसिप्रोकल प्लॉट यूज करते हैं ताकि और भी अच्छे से हमें एंजाइम की काइनेटिक्स समझ में आए। ठीक है, डबल रेसिप्रोकल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो प्लॉट बनता है आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हमने वेलोसिटी का रेसिप्रोकल ले लिया और हमारे एक्स एक्सिस पर हमने सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को भी रेसिप्रोकल में ले लिया। ठीक है, अब इस प्लॉट में आप क्या देखोगे, चलिए हम पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं कि इसकी इक्वेशन हमारी कैसे एक्सट्रैक्ट हुई। जो हमारी माइकेलिक मेंटन की इक्वेशन थी ना, वो इक्वेशन क्या थी, उसमें हमने देखा था वी नोड इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन थी हमारी। इस इक्वेशन का नाम क्या था, माइकेलिस मेंटन कॉन्सेप्ट, ये था, राइट। अब क्या होता है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं क्योंकि हमने डबल रेसिप्रोकल के अंदर इनको रेसिप्रोकेट ही किया है, राइट। तो अब इसको रेसिप्रोकेट अगर हम करते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, 1/v नोड 1/v नोड इज इक्वल टू Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में V max इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यही हमारा इक्वेशन होगा, है ना। अब हम इसके पॉइंट्स को ना अलग अलग कर लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, Km अपॉन V max हमने कर लिया इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और इधर हमने प्लस में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में V max इंटू सबस्ट्रेट, राइट। हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई। तो क्या होगा, इससे ये कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/v नोड इज इक्वल टू Km अपॉन V max, राइट। और अगर हम इसको अलग कर लेते हैं तो ये हमारे पास बचाता है 1/ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस 1/V max, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, है ना। तो ये जो इक्वेशन आपको अभी मिली है ये है हमारा लेन वेवर बर्ग इक्वेशन, ठीक है। इसी को हमने इस प्लॉट के अंदर डिपिक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको समझाऊंगी हमें कौन सी चीज क्या बनती है, ठीक है, राइट। हम इसे लिख लेते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर
लेनवेवर-बर्ग इक्वेशन, जिसको हमने कुछ नहीं किया, हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को बस रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस वी नोड को एक टर्म से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मान लो मैंने इस वी नोड को यहाँ पे कहा दिस वी नोड इज इक्वल टू y, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, राइट, km अपॉन वी मैक्स को मैंने कहा दिस इज इक्वल टू m, और मैं 1 अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को यहां से क्या मान रही हूं, इसको मैंने मान लिया x, और यहां मैंने 1 अपॉन वी मैक्स क्या मान लिया b, राइट। ये मैं सिंपल मानने के लिए, तो मेरा इक्वेशन अभी क्या हो गया, y इज इक्वल टू m डॉट x प्लस b, ये मेरा सिंपल सा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, देखिए मैंने प्लॉट कहां बनाना था, चलिए इस कंसेप्ट को भी हम छोड़ देते हैं, हम इसको सीधा इस इक्वेशन से ही लेते। देखिए हमने प्लॉट बनाया यहाँ पे सबस्ट्रेट के बीच में और वेलोसिटी के बीच में, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी रेसिप्रोकल, है ना। इस वाई एक्सिस पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन वी नोड है, तो ये वाई नोड हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी को, और वेलोसिटी भी कैसी, रेसिप्रोकल, है ना। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये स्लोप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है km अपॉन वी मैक्स को, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो y एक्सिस के ऊपर मेरा y प्रेजेंट है, x एक्सिस के ऊपर मेरा ये प्रेजेंट है, तो ये मेरा x हो गया। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप मेरा ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज आवर स्लोप, 1 अपॉन वी मैक्स की वैल्यू को डिपिक्ट कर रहा है, दिस स्लोप इज दिस। स्लोप का ये पॉइंट जहां से वो y एक्सिस को कट कर रहा है ना, दिस रिप्रेजेंट 1 अपॉन वी मैक्स, और स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है m को, ठीक है। और यहां से जहां से ये x एक्सिस को टच करता है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ माइकेलिक मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। समझ आया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए हमने ये तो देख लिया कि हमारी इक्वेशन क्या थी, कैसे वो निकली, हमने सिंपली क्या किया, माइकेलिक मेंटन इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया, और उसके बाद उसको हमने ग्राफ की फॉर्म में, एक प्लॉट की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो सिंपल वैसे ही मैंने किया, अगर मैं इस प्लॉट को खुद से ड्रॉ करूं तो देखिए हमने क्या किया, so this is our x-axis, this one is y-axis। x एक्सिस के ऊपर हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लिया और y एक्सिस के ऊपर हमने वेलोसिटी लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक स्लोप मिलता है, और ये जो स्लोप है ये डिपिक्ट करता है, ठीक है। इस स्लोप का वैल्यू हमारा क्या डिपिक्ट करेगा, इक्वेशन को याद कीजिए, इसमें हमारा क्या था, km अपॉन वी मैक्स, राइट। इक्वेशन को हम यहाँ से राइट डाउन कर लेते हैं, 1 अपॉन वी नोट इज इक्वल टू km अपॉन वी मैक्स डॉट सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन प्लस में 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। तो वी नोट और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में तो हमने प्लॉट बना लिया, है ना। अब इस स्लोप के अंदर देखिए, इस स्लोप का जो पॉइंट आपका y एक्सिस से टच हो रहा है ना, दिस वन, ये वाला हमारा पॉइंट है, ये किसको डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है 1 अपॉन वी मैक्स की वैल्यू को, यस ये डिपिक्ट करेगा 1 अपॉन वी मैक्स को, और जहां से ये टच करता है आपके x एक्सिस को वो डिपिक्ट करेगा 1 अपॉन km की वैल्यू को। लेकिन हम इसे नेगेटिव में कंसिडर करते हैं, उसका रीजन ये, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस आ गया ना, इस साइड हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है x एक्सिस में। आप कैसे देखो, मैथ्स में आपने देखा होगा, इधर हमारा y एक्सिस होता है, इधर हमारा x एक्सिस होता है, इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है जिसमें हम लोग 1 2 3 4 5 रखते हैं, इधर हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4, है ना। और इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यू, और ऐसे ही नीचे हमारी माइनस वैल्यू, इसीलिए km हमारा इस साइड में आया, इसलिए हम इसको 1 अपॉन माइनस km कंसिडर करते हैं, ठीक है। समझ आया, यही आपको डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, जहां पे इस इक्वेशन को ही इस डायग्राम में प्लॉट किया हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल वैसी हमारी सिंपल सा ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर स्लोप बना हुआ है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है km अपॉन वी मैक्स की वैल्यू को, यही है हमारा डबल रेसिप्रोकल और लाइन वीवर बर्ग प्लॉट,
ठीक है, जो कि एंजाइम काइनेटिक को बताता है एक बेटर वे में। अब हम देखते हैं कि एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम का इनहिबिशन करते हैं, है ना, यहाँ से समझते हैं। जब भी एंजाइम इनहिबिशन की बात आती है, मतलब कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। एंजाइम का इनहिबिशन 3 तरीके से होता है ना। 3 तरीके से कैसे होगा, या तो आपका एंजाइम कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट होगा, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। फिर दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव आप कह सकते हो, इसी को हम लोग मिक्स्ड इनहिबिशन भी कहते हैं, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट है हमारा अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव का मतलब कोई भी कंपटीशन ही नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो भी इनहिबिटरी मॉलिक्यूल होगा वो किसी से compete नहीं करेगा, अब compete नहीं करेगा तो बाइंड कहाँ पे करेगा। तो देखिए यहीं से हम समझते हैं कि इनहिबिशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। तो इस केस में देखिए क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको ये रिएक्शन याद है जो स्टार्टिंग में हमने करी थी, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा, है ना। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर ये मेरा एक एंजाइम है तो इस एंजाइम की कुछ एक्टिव साइट्स होती है और इन एक्टिव साइट्स के ऊपर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं तो इन एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन होगा। ये जो एक्टिव साइट आपको दिख रही है, इन्हीं एक्टिव साइट के ऊपर कंपटीशन होगा। मतलब क्या होगा कि इस एक्टिव साइट पर इनहिबिटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड कर जाएगा। अब अगर इस साइट के ऊपर इनहिबिटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड कर गया तो ये साइट तो हमारी ऑक्युपाइड हो गई, और अगर ये साइट ऑक्युपाइड हो गई तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। क्या होता है, सबस्ट्रेट इस पे बाइंड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इस साइट के लिए, एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन रहता है, कंपटीशन फॉर द एक्टिव साइट। लेकिन ये बायोलॉजिकल जो हमारे एंजाइम्स है ना, इनकी खास बात होती है कि एंजाइम्स में जो एक्टिव साइट्स है ना, वो आपकी लॉन्ग प्रोसेस के लिए, एक लॉन्ग प्रोसेस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए ना, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकती। मतलब एक शॉर्ट टाइम के बाद इनहिबिटरी मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और उसके बाद दिस साइट इज फ्री टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बट द थिंग इज कि जब तक इनहिबिटरी मॉलिक्यूल इसके ऊपर बाइंड है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाता है, इट स्लोज डाउन, ये स्लो पड़ जाता है हमारा, है ना। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन ही स्लो पड़ गया तो एंजाइम्स की जरूरत ही क्या हो गई, क्योंकि एंजाइम्स को हम लोग यूटिलाइज ही इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को अगर हम लोग प्लॉट से समझें तो हमारा नॉर्मल प्लॉट क्या था, देखिए नॉर्मल प्लॉट याद कीजिए। नॉर्मल प्लॉट में हमने एक चीज समझी थी कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम लोग एक प्लॉट फॉर्म करते हैं जिसमें एक साइड हम रखते हैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी साइड हम रखते हैं वेलोसिटी को, तो हमें प्लॉट कैसा मिलेगा। एक नॉर्मल कंडीशन की पहले बात कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से बनना था, है ना। और ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं Vmax वैल्यू। ये हमारा Vmax है। इस Vmax का हाफ होता है Vmax अपॉन 2, और वो Vmax का हाफ हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हाफ हो गया, और ये हाफ हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Km वैल्यू को। Km वैल्यू यानी कि हाफ, मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एट द हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी, हाफ ऑफ द मैक्सिमल वेलोसिटी, ये नॉर्मल कंडीशन था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से क्या होगा कि आपका स्लोप शिफ्ट कर जाएगा। अब ये स्लोप शिफ्ट किस साइड करेगा, तो मैं इस Km को यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। हम लोग हमारा जो स्लोप है ना, चलो हम यहाँ से इस चीज को लिख लेते हैं, ये Km हो गया हमारा। स्लोप क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, और ये शिफ्ट कैसे करेगा, ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ Vmax का वैल्यू तो सेम है, पर आप देख रहे हो यहाँ से हमारी Km की वैल्यू शिफ्ट कर गई है, Km की वैल्यू चेंज हो गई है। अगर मैं इस नए Km को Km प्राइम कहूं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया है, Km की वैल्यू बढ़ गई है
है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिला, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax रिमेन्स सेम, Vmax के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, Vmax सेम रहता है, लेकिन मेरा जो Km वैल्यू था, Km चेंज हो गया है, और चेंज भी कैसा हो गया है, इट इंक्रीजेस, ये बढ़ गया है, ठीक है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के रिजल्ट है। इसी चीज को हम लोग रेसिप्रोकल प्लॉट की हेल्प से भी समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा नॉर्मल प्लॉट था, है ना, नॉर्मल प्लॉट था। अब इसके अंदर क्या हो गया है, अब हमारे जब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं हमारा स्लोप कैसे आएगा। Vmax तो हमें सेम रखना है, तो ये पॉइंट तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमारी Km की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो आपका स्लोप कुछ ऐसे मिलेगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, पर आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए Km की वैल्यू हमारी यहां से यहां शिफ्ट कर गई है, ये हमारा नया Km हो गया है, लेकिन ये हमारा Km वैल्यू चेंज हो गया है और ये हमारा नया स्लोप है। तो Vmax का वैल्यू तो सेम है, पर Km का वैल्यू चेंज हो गया है ना। तो ये क्या चीज को डिपिक्ट कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। और भी बेटर वे में इस इमेज में देखिए, ये है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, क्या हम देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बाद Vmax का वैल्यू तो सेम रहता है, पर Km की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये जो पॉइंट था, ये Km की वैल्यू को डिपिक्ट कर रहा था, पर ये हमारी चेंज हो गई है ना। क्लियर, समझ में आया आपको? यस। सो जब आपका कोई इनिबिटर नहीं था तो हमारा स्लोप कहाँ था, ये हमारा एक्चुअल स्लोप है। ये वाला जो स्लोप है ये कब है, जब इनिबिटर नहीं था, और जैसे इनिबिटर डला आपका स्लोप का वैल्यू इंक्रीज हो गया, Vmax का वैल्यू सेम है और आपका Km का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख लूं ताकि आप इजीली समझ पाओ। इस डायग्राम से, इस स्लोप से भी आपको क्या चीज समझ आ रही है कि Km अपॉन Vmax जो कि हमारा स्लोप बता रहा था, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, यस, इसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। दूसरा हमने यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या मिला कि m का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और Vmax का वैल्यू सेम है, अनचेंज है। कब हो रहा है ये, तब जब हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट इनिबिशन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर लेती हूँ, आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या है, अनकॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पे जो इनिबिटरी मॉलिक्यूल होगा वो ना तो आपके एंजाइम के साथ कंपीट करेगा, एंजाइम के साथ तो नहीं, मतलब सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा, उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कंपीट करेगा, और ना ही वो एंजाइम के जो दूसरी पॉकेट्स होती है उनके ऊपर बाइंड करेगा। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटरी मॉलिक्यूल कहता है कि अगर एंजाइम फ्री है तो मैं उससे बाइंड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं उससे कब बाइंड करूंगा, जब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारी कुछ और पॉकेट्स होती हैं अदर देन एक्टिव साइट्स, उनके ऊपर हमारा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसे, इनिबिटर इसके ऊपर बाइंड करेगा और फिर कुछ कन्फर्मेशन चेंज करेगा जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कैसा स्लोप बनेगा, ऐसी कंडीशन में हमारा स्लोप इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसी स्लोप में आपको रिप्रेजेंट करूं तो चलिए हम इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर लेते हैं समझने के लिए, है ना। ये हमारा स्लोप है नॉर्मल कंडीशन में, ओके। अब क्या होता है, जब अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा इस कंडीशन के अंदर, कंपटीशन किसके ऊपर है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर हमारी Vmax की वैल्यू चेंज हो जाएगी। Vmax चेंज कैसे चेंज होगा कि यहां पे, एक सेकेंड, यस, हमारा स्लोप ऐसे हो जाएगा। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि सबस्ट्रेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो Km तो हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन Km सेम होने के बाद भी हमारी Vmax की वैल्यू यहाँ पे लोअर डाउन हो जाती है। तो जब हम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो Vmax हमारा डिक्रीज हो जाता है, Km का वैल्यू हमारा अनचेंज रहता है। उसका रीजन ये है
क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर देते हैं तो इनिबिशन हमारा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये अनचेंज रहता है, इसलिए हमारा स्लोप ऐसा आएगा। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल प्लॉट बनाए तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप है हमें कैसा देखने को मिलेगा, Km का वैल्यू हमारा सेम रहेगा। ठीक है, Km का वैल्यू अनचेंज रहेगा। ओहो, ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बनाना हमारे लिए। ओके, ठीक है, ये हमारा एक्सेस है और अभी हम लोग इस वैल्यू को मान लेते हैं ये हमारा केम वैल्यू, आप इस चीज को भूल जाइए। ठीक है, तो अभी हमारा कंडीशन क्या होगा, अभी जो स्लोप हमें मिलेगा वो स्लोप हमारा कुछ ऐसा स्लोप होगा। ठीक है, हमारा स्लोप कैसा होगा, हमारा स्लोप ऐसा होगा। यस, ठीक है, इसका मतलब Vmax की वैल्यू यहां से डिक्रीज हो गई बट Km हमारा सेम रहेगा। क्या हुआ, Km रिमेन सेम और जो Vmax का वैल्यू है दैट इज चेंज, और चेंज भी कैसा, डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। इस प्लॉट में देखिए आप, ये प्लॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको, ओके, ये तो हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। ओके 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 ओके, यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यस, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एक्चुअली हमारी दोनों ही वैल्यू चेंज होती हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर Km भी चेंज होता है और साथ ही साथ हमारा Vmax भी चेंज होता है। ठीक है, ओके, यस, Km की वैल्यू भी चेंज होगी और हमारा Vmax भी चेंज होगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो प्लॉट है वो ऐसा नहीं मिलेगा, ये हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर हमें प्लॉट देखने को मिलता है। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को एक्सप्लेन कर दिया, बट ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर, हम लोग अनकॉम्पिटिटिव की बात करें तो अनकॉम्पिटिटिव के अंदर हमारा स्लोप हमें कैसे देखने को मिलेगा, इसमें पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिलेंगी, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिपिक्ट कर रहा है कि इसमें Km की वैल्यू भी चेंज हो रही है और यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे Vmax की वैल्यू भी हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, ये हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। सो यहाँ पे Vmax भी चेंज हो रहा है और Vmax कैसे चेंज हो रहा है, Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, और यहाँ पे Km भी चेंज हो रहा है, लेकिन Km का वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है, Km हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड इनिबिशन की। मिक्स्ड इनिबिशन के अंदर क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स के ऊपर भी हमारा बाइंड करेगा इनिबिटर, साथ ही साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर भी बाइंड करेगा। तो ऐसे में हमारा जो प्लॉट बनेगा वो प्लॉट हमें कैसा देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है Km की वैल्यू और Vmax की वैल्यू, ये भी दोनों अफेक्टेड हमारी होंगी। और अगर हम लोग इसमें डबल रेसिप्रोकल प्लॉट की बात करते हैं तो यहां से हम समझेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें आपका Vmax वैल्यू भी चेंज हो रहा है, एक सेकेंड गाइस, यस, यहाँ पे Vmax वैल्यू भी चेंज हो रहा है और चेंज कैसे हो रहा है, ये आपका शिफ्ट करके ये नीचे आपका वैल्यू आ गया है ना, और Km का वैल्यू भी हमारा चेंज हो रहा है, राइट। तो आप अब इन ग्राफ को प्लॉट भी कर सकते हो और अब आपको ये भी समझ आ गया है कि किस तरीके से हम लोग इन ग्राफ को खाली रीड आउट करके, इनको डिस्क्राइब करके ये बता सकते हैं कि हमारे एंजाइम किस तरीके से इनिबिशन उसके अंदर हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो रही है। ठीक है गाइस, अच्छा, इसमें एक और मैं आपको पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी जो एग्जाम्स में एक्चुअली आपसे पूछे गए हैं। एक हमारे होते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स और एक होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है,
एलोस्टेरिक एंजाइम और रेगुलेटरी एंजाइम्स। एलोस्टेरिक और रेगुलेटरी एंजाइम की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि ये हमारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो एक्सेप्शनल एंजाइम है, क्योंकि ये आपके माइकलिस मेंटन इक्वेशन को, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, यानी कि इनके ऊपर माइकलिस मेंटन कॉन्सेप्ट या कर्व को ये फॉलो नहीं करते। कि अगर आप किसी एलोस्टेरिक एंजाइम की एक्टिविटी को देखें, उसको प्लॉट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ दिस माइकलिस मेंटन कॉन्सेप्ट या कर्व सी थ्रू, और या आप किसी रेगुलेटरी एंजाइम की एक्टिविटी को प्लॉट करें, तो आपको सही प्रिडिक्शन वहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उस कर्व को फॉलो नहीं करते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी बनाएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको लेक्चर पसंद आया।